Hello, let's start our today's topic of economics, and today we will going to do about the achievements of goals. Goals कह लो या the achievements of 5 year plans part 1. आज इसका पार्ट 1 करेंगे, कल इसका पार्ट 2 करेंगे। जो बड़ी चीज होती है ज्यादा उसे मैं अपने आप पार्ट में डाइवर्ज कर देती हूँ। जैसे मैंने आई थिंक इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का किया ना, तो मैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ जो बड़ी चीज होती है, ताकि आप भी ज्यादा बोर ना हो एक ही कॉन्सेप्ट को एक ही दिन में पढ़ते हुए। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारे 5 इयर्स प्लान है उन्होंने क्या क्या अचीव किया और किस हद तक वो अचीवमेंट को लाने में सक्सीड है, या कितने ज्यादा लेवल के जो अचीवमेंट है वो सक्सेसफुली अचीव कर पाए। आज हम इन सबको देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन विद अवर लेक्चर। आप मुझे एक बात बताओ कि कोई भी जो गोल हो, कोई टारगेट हो, कोई भी वो सेटअप करे, क्या उसे हूबहू 100% फॉलो अप कर पाता है या कर सकता है? कोई भी प्लान, एनी ऑफ द फॉलोइंग प्लान जो हमारी कंट्री में बनते हैं। हमारी कंट्री में तो बेसिकली जो प्लान्स होते हैं वो बनते ही टूटने के लिए। हमारे में जो टारगेट्स होते हैं, इसमें खैर मैं अपनी कंट्री की बात नहीं कह रही, इसमें काफी हद तक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पब्लिक भी है। लेकिन बाद में कह रही हूँ, हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री या किसी की लाइफ में भी जो चीज कोई पर्सन सोचता है वो जरूरी नहीं है कि उसे एग्जैक्टली वो चीज मिल जाती है। तो ऐसे ही हमारे गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ भी है, ये भी उसी का ही पार्ट है। गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग में होता है कि हमारी कंट्री ने क्या क्या टारगेट सोचे थे और उसमें से क्या क्या टारगेट किस हद तक, कितने परसेंट तक वो लेने में उसे सक्सेसफुल हो गए और कितने हद तक उनको रिक्वायर्ड अपना टारगेट मिल गया। जो मिल गया वो वेल एंड गुड, जो नहीं मिला उसको कैसे अचीव करें, यही इंक्लूड होता है हमारा अचीवमेंट्स में। आप मुझे ये बात बताओ कि क्या कुछ भी अचीव किया है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग ने? अचीव तो किया है। आप ये लिखो कि यस, देयर इज नो डाउट दैट आवर गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग। ऑफ कोर्स दे हैव अचीव्ड, उन्होंने अचीव किया है, काफी हद तक चीजें अचीव की है। पर जो भी उनका अचीवमेंट है, व्हाटसोएवर देयर अचीवमेंट आर, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है जो उनका टारगेट था। ऑफ कोर्स पहले वाले से तो ज्यादा ही है, जितने पहले डेवलपमेंटल गोल्स है, जितनी पहले चीजें थी उनसे तो ज्यादा ही है। लेकिन पूरे कंप्लीट गए तो कंप्लीट डेवलपमेंट या कंप्लीट उनका टारगेटेड गोल्स नहीं अचीव हो पाया, कंप्लीट गोल अचीव नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर था। तो आज हम उन्हीं को ही देखेंगे अपने 2 पार्ट्स में। तो आज हम अपना पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। हर 5 ईयर प्लान का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होता है टू अचीव द नेशनल इनकम, टू इंक्रीज या बूस्ट अप द नेशनल इनकम एंड टू इंक्रीज द जीडीपी या डू द इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ। आप मुझे एक बात बताओ, जो नेशनल इनकम थी हमारी, पहले समय से अब तक इंक्रीज हुई है, enhance हुई है इंटरनेशनल इनकम में? बहुत अमाउंट में हुई है। हाँ, बस इन्होंने जितना सोचा था, हर 5 ईयर प्लान अपने न्यू प्लान्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बनता है। इन्होंने जितना सोचा था उतना तो नहीं हुआ, बट हुआ जरूर है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हमारा, ऑल्दो इंडिया वाज नॉट सक्सेसफुल इन अचीविंग देयर टारगेट्स। हमारी इंडिया अपने रिक्वायर्ड टारगेट्स को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हुई, जितना सोचा था उतने को अचीव करने में सक्सेस नहीं हुई। व्हाट्सएवर देयर थिंकिंग वर, उसके अकॉर्डिंग वो पूरा उनको नहीं हो पाए उनके ड्रीम्स, टारगेट। बट India was successful in achieving an increase in the national income till some extent. इंडिया नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में, नेशनल इनकम को बूस्ट अप करने में, नेशनल इनकम को एनहांस करने में काफी हद तक सहायक हुई, काफी हद तक सक्सेसफुल हुई। या इंडिया की जो नेशनल इनकम थी वो काफी हद तक इंक्रीज हुई। देन अब देख लेते हैं इंक्रीज हुई है तो किस अमाउंट में इंक्रीज हुई है वो देख लेते हैं। प्रायर टू प्लानिंग इंडिया नेशनल इनकम was increased at rate of 0.5% per annum to 58%। पहले हमारी जब तक प्लानिंग नहीं होती थी, या जब तक हमारी प्लानिंग नहीं हुआ करती थी, या जब तक गोल्स ऑफ प्लानिंग या नेशनल प्लानिंग हमारे पास नहीं थे,
तो उस समय तक हमारी इंडिया की जो नेशनल इनकम वो मात्र 0.5% पर एनम थी. दैट इज वेरी 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 स्मॉल रेशियो. दैट इज 0.5% per annum. That also not of month, of whole year, only 0.5%. But after the introduction of our economic planning, goals of economic planning, Niti Aayog planning commission, तो आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट या इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज हमारी जो नेशनल इनकम थी वो 0.5% से बढ़कर से इंक्रीज होकर 5.8% तक हो गई. 5.8% तक इंक्रीज सब बूस्टअप उसमें हो गया. क्लियर? अब मुझे ये बताओ कि वो उसकी पहले की कितनी थी नेशनल इनकम? अब बूस्टअप होके कहाँ तक आ गई है? 5.8%. राइट 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 राइट. अब इसके बाद एक चीज को कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स इसी से हमें ये पता चलता है. देखो अगर कंपेयर अपने आप में ही करूँ तो रियली काफी अच्छी ग्रोथ है. 0.5 में और 5.8 में देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ गैप. बट ओवरऑल तो अच्छा नहीं है. ऐसी भी कंट्री होगी जिसमें अबव देन 10, 20, 30% भी होगा. हाँ अपने आप में कंपेयर करो तो वेल एंड गुड. बट ओवरऑल से अगर कंपेयर किया जाए देन इट इज नॉट गुड. समझ गए? चलो ओके ओके बाबू. चलो क्वेश्चन नंबर हम अपना सेकंड देखते हैं. सेकंड पॉइंट है इसका मतलब सेकंड जो रिफॉर्म था हमारी गोल्स ऑफ प्लानिंग का वो था रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर. चाहे कितने भी अभी तक 5 ईयर प्लान्स आए हो फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए बने हो. ये बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताई थी कि जो प्लानिंग होती है, ये इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग होती है. वो हमारे प्लानिंग सिस्टम जो लेवल्स होते हैं उनके हर 5 ईयर प्लान का कुछ अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है. ऐसा नहीं है कि वो फिर और सेक्टर्स में डेवलपमेंट नहीं करती. डेवलपमेंट तो वो हर जगह करती है. लेकिन बात ये थी वो हर 5 ईयर प्लान अपनी किसी इम्प्रूवमेंटल स्ट्रेटेजी को लेके बनता है जिसके तहत ये आता है कि भाई देखो इस 5 ईयर प्लान के में हम अपनी इंडस्ट्री सेक्टर को इंक्रीज करेंगे. इस 5 ईयर प्लान में हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इंक्रीज करेंगे. अब ऐसा तो नहीं होता ना कि वो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर. अच्छा अब आ रही है? नाउ एम आई ऑडिबल? ओके तो कहाँ से कहाँ तक आई थी ये बताओ. अच्छा स्टार्टिंग से बताती हूँ. मैं कह रही हूँ कि चाहे हमारा कोई भी 5 ईयर प्लान हो, चाहे हमारा कोई भी 5 ईयर प्लान हो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी हमारे बने हैं उन सबका जो मेजर मकसद होता है वो भले स्पेसिफिक होता है. जैसे मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि अगर जो हमारा 5 ईयर प्लान का मोटिव होता है वो हर बार डिफरेंट होता है. मतलब जैसे एक बार का 5 ईयर प्लान होता है वो सोचता है वो इस डेवलपमेंटल गोल से आता है कि इस बार मैं अपना जो इम्प्रूवमेंट करूंगा वो मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करूंगा. कोई 5 ईयर प्लान बनता है कि इस बार का इम्प्रूवमेंट मैं अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर को करूंगा. तो हर बार का जो 5 ईयर प्लान होता है उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अलग होता है. बट ऐसा तो नहीं है कि अगर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बना है तो वो और सेक्टर पे ध्यान ही नहीं देगा या अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बनाया तो वो और सेक्टर को ध्यान ही नहीं देगा. क्या ऐसा कुछ है? तो सबको देता है. तो मैं ये बात आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आपको एक्सप्लेन कर रही थी. जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के रिफॉर्म्स होते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के रिफॉर्म्स होते हैं वो तो हमारे हर 5 ईयर प्लान का एक ऑब्जेक्टिव होता है.
हर 5 ईयर प्लान चाहे कोई भी बने, कभी भी बने, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए बने, कोई भी उनका मेन मोटिव हो, किसी भी चीज के लिए बने, उनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, मेजर उनका गोल होता है, एग्रीकल्चर को तो इम्प्रूव करना उनका गोल होता ही होता है, एग्रीकल्चर को तो डेवलप करना उनका गोल होता ही होता है। देन फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। आप भी देखो, चलो मैं जनरल एक चीज बताती हूँ विदाउट नोट्स, कि हमारे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, आप मुझे बताओ कि प्रीवियस टाइम से लेकर अब तक कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, आप बताओ। बताओ कौन कौन से। ठीक है, वेरी गुड। अब आप मुझे ये बता दो, जो आपने, हाँ जी, ये आपने अभी अभी 2 पॉइंट्स बोले, एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज और एचवाईवी सीड्स, इनका कोई एक कलेक्टिव नाम है इन दोनों चीजों का, उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, ग्रीन रिवॉल्यूशन। आज से पहले का किसान, हमारी इंडिया का अब से पहले का किसान कितना दुखी था, कितनी ज्यादा उनके पास वरी थी, टेंशन थी, प्रॉब्लम थी। बट आफ्टर द, कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, या आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी हमारी डेवलपमेंट हुई है। और किसी सेक्टर में तो डेवलपमेंट हुई हुई है, ना हुई हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर में तो भरपूर डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको अभी सारी बारी बारी से बताऊंगी। बट जो भी जितनी भी हमारी रिफॉर्म्स हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर में हुई है, वो सारी हमारी रिजल्ट, हमारा उनका इन्फॉर्म, उन सब का जो हमारा सम टोटल है, वो था ही हमारी प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग की वजह से था। सबसे बड़ा, ये सीड्स वीड से भी बड़ा, सबसे बड़ी बात है, आज के जमाने में हमारी एग्रीकल्चरल को सेक्टर को डेवलप करने में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गए, जो उन्हें लोन्स प्रोवाइड करते थे। जैसे हमारा नपार्ड है, आपको नपार्ड के बारे में पता है? NABARD, नाबार्ड के बारे में नहीं पता? बैंक, हमारा नाबार्ड एक बैंक ही तो है, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है, ग्रामीण रूरल बैंक्स ऑफ इंडिया बन गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन गए, जो हमारे किसानों को फंड प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फंड मतलब मनी। एक मनी आप किसी ऑफिशियल जगह से ले रहे हो, एक मनी आप इन ऑफिशियल जगह से ले रहे हो, कौन सा बेटर है? बताओ। क्योंकि अनऑफिशियल जगह, यानी आप किसी प्राइवेट लैंडलॉर्ड से ले रहे हो, या आप अपने किसी रिलेटिव से, नोन पर्सन से ले रहे हो, उसकी जबानी पक्की नहीं होती, वो अपना कितना भी इंटरेस्ट, भाई मैंने तो 10% इंटरेस्ट पे देता, अरे मैंने 10 थोड़ा ना, मैं 20% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तेरे से, तो वो अपने लिए खुद ही अपनी जबान पे पक्के नहीं होते। लेकिन जो हमारे ये होता है, क्या कह सकते हैं, अगर आप अपने फॉर्मल सोर्सेस से लोन लोगे, तो वो लोन आपका एक जबान होती है कि अगर 6% इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो 6 ही करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। 15% अगर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो 15 ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है कि नए नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गए, जो हमारे फार्मर्स को, हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, टाइमली लोन्स को प्रोवाइड करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन भी हमारा वन ऑफ द प्लानिंग स्कीम ऑफ हमारा गोल्स ऑफ प्लानिंग का ही पार्ट है। जितनी भी हमारी जो HYV सीड्स को यूज करना, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को, इरिगेशन सिस्टम, जैसे इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम मेथड्स है, इनका इंट्रोडक्शन भी हमारा रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आता है। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज भी हमारा इसमें ही आता है, क्या कह सकते हैं इसको, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये तो मैंने आपको एक जनरल बात बता दी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और कहीं इंप्रूवमेंट हुआ हो या ना हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत हायर अमाउंट का इंप्रूवमेंट हुआ था। क्या आपको इतनी बात समझ आई? अब एक थोड़ा नोट्स वाइज देख लेते हैं।
First point, development in agricultural sector resulted in the following two ways. First, land reform. Second, technological upgradation. एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट का होने का मतलब है एक तो लैंड रिफॉर्म, लैंड्स में रिफॉर्म्स को लाना, लैंड को इम्प्रूव करना, और दूसरा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मतलब टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेड करना, टेक्नोलॉजी से अवगत करवाना हमारे फार्मर्स को। या HYVC वगैरह, ड्रिप इरिगेशन, ट्रैक्टर्स, मॉडर्न फैसिलिटी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारा आता ही हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में। इन सब में टेक्नोलॉजी लगती है, अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो ये सारा इट वॉन्ट बी अ पॉसिबल केस। तो ये सारा हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ था या होता है। देन ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ इट ओनली। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो भी हमारे रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर का ही वन ऑफ द पार्ट है, या वन ऑफ द कह सकते हैं काइंड है, सब क्लासिफिकेशन है हमारा इसका, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर का। देन थर्ड पॉइंट, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ HYV सीड्स एंड इम्प्रूविंग इन इरिगेशन सेक्टर is the result of 5 years achievement only। वही आप ये इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स और ये कह लो, या इसके बदले में आप अपना कह लो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, दोनों का मीन्स एक ही है। ये दोनों जो हमारे इंट्रोड्यूस हुए थे उनका भी मेन मोटिव, मेन मकसद हमारा इंक्रीज इन या एनहेंसमेंट इन अवर, एनहेंसमेंट इन अवर 5 ईयर प्लान से हमारी अचीवमेंट ऑफ, हम अपना 5 ईयर्स प्लानिंग को ही इसका भी हम क्रेडिट देंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स इज द हॉलमार्क ऑफ चेंज। ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, introduction of HYV seeds as well as irrigation facilities which includes drip irrigation, sprinkle system etc, as well as, इसका मतलब मुझे आप बताओ सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन का क्या मतलब है? वेरी गुड, शाबाश। सेल्फ सफिशिएंसी जब भी वर्ड आ जाए, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है आत्मनिर्भर। अपने ऊपर इतना आत्मनिर्भर बने कि हम एटलीस्ट अनाज के लिए तो हम किसी कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो कि वो कब हमारे पास इंपोर्ट करे और कब हम उसे यूज करें। एटलीस्ट जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इतना तो इम्प्रूवमेंट आया 5 ईयर प्लान के बाद कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं हुआ। जितनी हमारी पॉपुलेशन की फूड ग्रेन्स रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो उतना तो हमारी कंट्री प्रोड्यूस करने लगी थी कि हमारी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री पे फूड ग्रेन्स के लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े। ये इसके हॉलमार्क ऑफ चेंज है। हॉलमार्क का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलमार्क? नहीं, हॉलमार्क जैसे आपकी मदर को भी पता होगा, गोल्ड का हॉलमार्क होता है, हॉलमार्क का गोल्ड खरीदना चाहिए। तो हॉलमार्क मतलब क्या होता है? हॉलमार्क एक सिंबल ऑफ प्योरिटी आता है, प्योरिटी सिंबल। तो मतलब कि वैसे तो वहां का मतलब तो यही है, लेकिन यहाँ का हॉलमार्क मतलब होता है, यहाँ पे जो इस कॉन्टेक्स्ट में आया है हॉलमार्क ऑफ चेंज, मतलब ये चेंज का एक मुख्य भूमिका निभाई थी, ये चेंज के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन थी। समझ गए? देन नेक्स्ट इज आवर ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ भी हमारा वन ऑफ द अचीवमेंट है गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग का। ऑफ कोर्स हमारे जो 5 ईयर प्लान है दे गिव अ बिग पुश अप टू द बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। जो हमारी 5 ईयर्स प्लान था उन्होंने काफी ज्यादा पुशअप किया, वो काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट किया, काफी ज्यादा एनहांसमेंट किया, काफी ज्यादा ग्रोथ की हमारी बेसिक इंडस्ट्री में और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में। हमारी बेसिक इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया हमारे इसने क्या कहते हैं इसे, 5 ईयर्स प्लान ने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज बिकेम स्टेबलाइज्ड।
इसने इम्प्रूवमेंट हमारा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में और बेसिक गुड्स इंडस्ट्री में तो किया ही किया। कंज्यूमर हमारी इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग से पहले मेन प्रायोरिटी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को दी जाती थी। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का मतलब देखे तो ये वो हमारी कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करती है, वो गुड्स जो हमारे कंज्यूमर को डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो जो हम अगर हमारा प्लानिंग कमीशन का या 5 ईयर्स प्लान से पहले की बात करें, तो तब जो हमारी मेन मोटिव था या मेन मोटो था या मेन गोल था, वो था हमारी कंज्यूमर गुड्स को इंक्रीज करना। मतलब कंज्यूमर गुड्स पे तो ध्यान देती थी, लेकिन जो हमारी कैपिटल गुड्स थी और बेसिक गुड्स थी उन पे इतना ध्यान नहीं दिया करती थी हमारी गवर्नमेंट। तो 5 ईयर्स प्लान के आने के बाद जो हमारा कैपिटल गुड्स और हमारी बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज थी उसे भी एक पुशअप मिला, उसको भी डेवलपमेंट करने का मौका मिला या उसको भी ग्रोथ करने का मौका मिला। और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में ऑलरेडी पुशअप करने की नीड नहीं थी, वो ऑलरेडी अपग्रेडेड था, ऑलरेडी इंक्रीज था, ऑलरेडी एनहेंस था, उसमें पुल अप करने की जरूरत नहीं थी। तो जो हमारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री थी वो स्टेबलाइज्ड हो गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबलाइजेशन? हाँ, स्थिर हो गई, फिक्स्ड हो गई, मतलब आ, ना ही बहुत ज्यादा अप ना ही बहुत ज्यादा डाउन, स्टेबल हो गई। देन इंडिया गेन रेपुटेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय द एंड ऑफ 1990। 1990 के बाद इंडिया में 1991 से कुछ और भी हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था। आप बताओगे क्या हुआ था 1991 के बाद? 1991 के बाद, राइट। तो 1990 तक मतलब उससे एक साल पहले तक देखो कोई ट्रेड करना उनका मकसद तो यही था ना, लिबरलाइजेशन प्रिवेटाइजेशन का तो नहीं था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का। बाहर की कंट्री आके ट्रेड कर दे, कोई क्यों कंट्री में आके ट्रेड करना चाहेगी किसी कंट्री में? बताओ, वाई? मोर मनी तो ठीक है, that's your point is absolutely correct, but tell me, while selecting the country to do the trade, ध्यान से सुनना, while selecting the country to do the trade, which is the basic factor which is there in the trading company's mind that we have to choose about which country, कौन सी country को हम choose करें? क्या factor होते हैं trader company के दिमाग में? एक एक वर्ड में बोलूं मैं तो, पूछूं मैं तो, एक वर्ड में क्या होना चाहिए वहां पे उस कंट्री में? इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रांग हो और इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग हो। 1990 तक हमारे इंडिया में, क्योंकि 5 ईयर प्लान 1951 से चल रहे थे, तो उन्होंने हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना स्टेबलाइज कर दिया था कि इंडिया की रेपुटेशन बन गई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1990 तक। क्लियर? लास्ट वन इज योर ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्रोथ हमारा वन ऑफ द अचीवमेंट है 5 ईयर प्लान का। आज मैंने आपको 4 करवाया है, 4 मैं कल करवाऊंगा, हो सकता है 5 6 में करवा दूं, बट 4 इसके पार्ट 2 में भी मैं आपको अपकमिंग जो लेक्चर आएंगे कल के, उसमें मैं आपको इसके आगे का कंटिन्यूशन करवाऊंगी। टू बी कंटिन्यूटेड डॉट 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 करके लिख लेना इसे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमारा क्या इंक्लूड होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमारा इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, इरिगेशन सेक्टर, पावर जनरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज वाया 5 ईयर प्लान। ये सारी चीजें हमारे इंक्लूड होती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, पावर जनरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज एक्सेट्रा। हमारे कई से न्यू रिफॉर्म्स हुए हमारे 5 ईयर प्लान के बाद। देखो, रेलवे तो हमारे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, बट रेलवे में काफी ज्यादा रिफॉर्म्स किए हमारे इंडिया ने, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने काफी ज्यादा हमारे रिफॉर्म्स किए, जिसके तहत हमारा इंडिया लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द कंट्री ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, हमारी इंडिया का रेलवे लार्जेस्ट सेक्टर बन गया था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की टर्म्स में। दोबारा सुनो,
वैसे तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, सभी जगह इम्प्रूवमेंट एनहांसमेंट हुए थे। इन रेलवे सेक्टर ऑफ कोर्स हमारा ब्रिटिशर्स ने दिया था, नो वन इज डिनाइंग दिस फैक्ट कि ये ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया था, हमारे ब्रिटिशर्स ने दिया था। लेकिन उन ब्रिटिशर्स के अलावा जो हमारा ग्रोथ स्टेटस था, वो जो हमारे रिफॉर्म्स हुए रेलवे सेक्टर में, वो हमारे इंडिया के 5 ईयर प्लान्स ने ही किया था। और सून हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप कर दिया कि वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने लगा और इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। इज दैट क्लियर? तो आज का ये टॉपिक था, एक बार आप इसे स्क्रॉल कर लो, आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो, एक बार स्क्रॉलिंग कर लो। क्लियर है? आप इसे अपनी नोटबुक में लिखना, और हाँ बस लिख ही लेना, आप आगे तो लिखोगे नहीं टॉपिक, वरना मैं कहती कुछ पेज छोड़ देना इसके पार्ट 2 के लिए, लेकिन मैं कल ही करवाऊंगी। देन देयर इज नो नीड टू लीव द पेज, पेज छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, आई विल गिव यू द पार्ट सेकंड ऑफ दिस इन माय टुमारोज लेक्चर। सो क्लियर ना आज का टॉपिक? ओके, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे इन इकोनॉमिक्स।